नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह में फिजी की संसद को किया संबोधित। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का किया जिक्र। कहा चुनौतीपूर्ण दौर में भारत बना वैश्विक दक्षिण की शक्तिशाली आवाज। फिल्म का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर जताई खुशी। लोकसभा में आज वित्त विधेयक पर होगी चर्चा। विनियोग विधेयक कल हुआ पारित। वहीं राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा प्रस्तावित। नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का होगा आगाज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे उद्घाटन। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे शामिल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। बांग्लादेश में राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने के बाद अंतरिम सरकार के गठन का कवायद तेज। मौजूदा स्थिति पर भारत बनाए हुए है पैनी नजर। संयुक्त राष्ट्र ने की शांति की अपील। और खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक में आज फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा सामना। वहीं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज होंगे मैदान पर। क्वालिफिकेशन में लेंगे हिस्सा। तो ये थी अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह में फिजी संसद को संबोधित किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत को वैश्विक दक्षिण की एक शक्तिशाली आवाज बताया। I would like to express my deep appreciation for the strong democratic ethos in Fiji. Each one of you has a very solemn responsibility for serving the people of this beautiful country. Despite the vast difference in our size, both our countries have much in common, including our vibrant democracies. Almost 10 years ago, speaking in this same hall, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, had underlined some basic values that unite India and Fiji. These include our democracy, the diversity of our societies, our creed that all human beings are equal, and our commitment to the liberty, dignity, and rights of every individual. These shared values are eternal and shall continue to guide us ahead. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी में राष्ट्रपति विलियम काटुनिवेरे ने उन्हें स्टेट हाउस में इस सम्मान से नवाजा। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुशी जताई है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी गणराज्य के सैन्य बल ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। फिजी के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिजी की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने स्वागत समारोह के लिए सभी को धन्यवाद दिया और अपनी परंपराओं और विरासत को संरक्षित रखने के लिए फिजी वासियों की प्रशंसा की। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लोकसभा को लेकर के। दरअसल लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 को सदन में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इससे पहले बीते कल लोकसभा से विनियोग विधेयक पारित किया जा चुका है। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उच्च सदन में सहकारिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऑप्शनल फ्यूल को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल को कम करने के लिए उनका मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में एथेनॉल और मेथनॉल की फ्यूल पंप भी खुलेंगे। प्रदूषण जीरो है। जो गन्ने के जूस से, मोलाइसेस से, ब्रोकन राइस से और मक्के से जो इथेनॉल बनता है वो 100% इथेनॉल पे चलती है। और इसकी विशेषता ये है कि पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज की तुलना करें तो इसका रेट 25 रुपये लीटर आता है पेट्रोल का। अब इसके बाद टोयोटो, सुजुकी और टाटा ये सब फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। बजाज, टीवीएस और हीरो इन्होंने फ्लेक्स इंजन की स्कूटर और मोटरसाइकिल लाई है। हमारा इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है। प्रदूषण इतना हो रहा है, ये करने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा, पैसे बचेंगे और विशेष रूप से किसानों को इसका फायदा होगा। औरंगाबाद में अभी आपने सुना होगा 5 दिन पहले कि टोयोटो कंपनी ने ये जो इस प्रकार की फैक्ट्री का ये सेंटर औरंगाबाद को चुना है और 20,000 करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वहीं नई दिल्ली में आज पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आगाज होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला अयोध्या दौरा है। वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कई मायनों में अहम रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री का सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। अयोध्या से नाबालिग रेप मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नार्को और डीएनए टेस्ट की मांग निंदनीय है। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में बाबूराम निषाद ने कहा कि यूपी सरकार अपराधी को सजा देगी। अयोध्या में हुए बच्ची के दुष्कर्म के बाद बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अयोध्या पहुंची। हमारे साथ बाबूराम निषाद जी हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने इस कमेटी का नेतृत्व किया। सर, क्या पाया अयोध्या में, कमियां क्या रह गई? अयोध्या में जाकर उस गांव पे जब गए तो गांव में उस बेटी की मां से मिले और जब मां से मिले तो उनका हाल बुरे थे। ये घटना तो एक सामने आ गई, लेकिन वो दुराचारी ऐसी तमाम घटनाएं घटित कर चुका है और सभी घटनाओं को उसने अपने बाहुबल और धनबल के आधार पर छिपाता रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और उस पार्टी के उनके वरिष्ठ नेता चाचा शिवपाल सिंह जी एक डीएनए की जांच की मांग कर रहे हैं, एक नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उस मुहित खान को बचाना, डीएनए और नार्को टेस्ट की बात करना, मैं कहता हूं कि ऐसी घृणित राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआवजे को बढ़ाने की मांग की गई है। लोकल पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया गया है। निश्चित रूप से लोकल पुलिस की भूमिका ठीक नहीं थी, उस पे सरकार ने कदम उठाया, तत्काल उस पे कार्रवाई हुई है। अभी जांच चल रही है, जैसा कि मुझे पता चला है, और सरकार जो इस दायरे में आएंगे उन पे कार्रवाई आगे करेगी। ये हमने स्वतः संज्ञान लिया है कि बहुत ही असहाय स्थिति में है वो महिला, वो परिवार, क्योंकि उस परिवार में कोई पुरुष नहीं है, 3 बेटियां, एक छोटा सा बेटा और माँ, कमाने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने स्वयं स्वतः कहा है कि हम योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलकर आग्रह करेंगे कि प्रथम दृष्टया उन्होंने 5 लाख की सहायता पहुंचा दी है, लेकिन
और उसको सहायता पहुंचा दी जाए तो अच्छा हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी, जिनका कहना है कि पीड़ित बच्चे की डीएनए और बात की जाए नार्को टेस्ट की जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है बेहद ही निंदनीय है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वाराणसी में चौक थाना क्षेत्र के खोआ गली में जमींदोज हुए 2 मकानों में एक सिपाही समेत कुल 8 लोग मलबे में दब जाने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए सिपाही को मकान के मलबे से बाहर निकालकर कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। अब तक कुल 5 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया गया है। भारतीय वायुसेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। दरअसल आज से शुरू होने वाले नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में 30 देश भाग लेंगे, जिसमें 10 देश अपने विमानों के साथ शामिल होंगे। इन 10 देशों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सिंगापुर शामिल हैं। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल भी तरंग शक्ति अभ्यास में भाग लेगा। फ्रांसीसी दल में 3 राफेल लड़ाकू जेट, एक मल्टीरोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान और एक A400M सहित 160 वायुसेना के जवान भी इसमें शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां क्या बदलाव आए हैं, इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजी दिलबाग सिंह से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटा और तब से लेकर अब तक 5 साल यानी कि आधा दशक। क्या कुछ बदला है कश्मीर में और नया कश्मीर की क्या है दशा और दिशा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिलबाग सिंह जी, पूर्व महानिर्देशक जम्मू कश्मीर पुलिस। नया कश्मीर दरअसल कितना नया है अब? देखिए, 5 साल की तुलना अगर 75 साल के पुराने जम्मू कश्मीर के साथ करें तो मुझे लगता है कि 5 साल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इनका एक नुमाया स्थान है, नुमाया जगह है, नुमाया रोल है। और ये बिल्कुल हटके हैं। ये नए कश्मीर की तस्वीर की मैं समझता हूँ कि एक आगाज़ का जो फेज़ है उसके कहीं आगे निकल चुके हैं। अब इस वक्त वो जम्मू कश्मीर जिसने इतना लंबा ब्लड बाथ देखा, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में नौजवान बच्चों की जानें ज़ाया हुई, परिवारों का बहुत बड़े नुकसान हुए, सरकार की प्रॉपर्टीज़ को जगह जगह पर टेररिस्ट ने पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर तबाह किया, और जहाँ तक कि आम जिंदगी जम्मू कश्मीर में रहने वाले की पूरी तरह धर्म भ्रम करके रख दी थी। और वो चाहते नहीं थे कि किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी जहाँ पर हो, कोई एजुकेशनल कार्रवाई हो, बच्चों को कोई पॉजिटिव रास्ता मिले ताकि बच्चे अपने फ्यूचर को, कैरियर को बना सकें, लोग चैन से अमन से घर पे बैठ सकें। उस दौर को छोड़ करके आज उस दौर में शामिल हुए हैं जहाँ वो सब चीज़ें जो पिछले लंबे अरसे तक दहशतगर्दी की बदौलत जम्मू कश्मीर के लोगों को सफ़रन से, पीड़ा से गुजार रही थी, वो दिन पीछे गए हैं। बहुत हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं कि लोगों को अमन की ज़िंदगी, नॉर्मल कारोबार उसको करने का मौका दें। अनुच्छेद 370 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जब ज़हनी तौर पे आप ये मानना शुरू हो जाएं कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो अब हम जेलम से उठकर, भारत सरकार का जो हीलिंग टच है वो हीलिंग टच वहां तक जा रहा है जहां जिनके लिए वो हीलिंग टच। जेलम से उठ के गंगा तक का अगर हम अपने आप को जोड़ सकते हैं नाता, हम बड़े मुल्क के, वसी मुल्क के हम हिस्सा हैं। हमें ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमें फ़ख्र करना चाहिए इस पे। दरिया अगर समुंदर में शामिल हो जाता है तो उसकी हैसियत कम नहीं होती, उसकी हैसियत बड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो एहसास लोगों के बीच में पनप रहा है, पैदा हुआ है। लोग समझते हैं कि उनकी हैसियत पहले से बड़ी है, और मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है जो रास्ता अमन और तरक्की का आगे बढ़ रहा है, इसको और स्पीड दी जाए, इसका वॉल्यूम, इसका दायरा और वसी किया जाए, नौजवान को और अच्छे से एंगेज किया जाए ताकि वो
बाकी रास्ते जो नेगेटिविटी की साइड पे जाते हैं उनको छोड़ करके पॉजिटिविटी की राह पर गामजन रहे, पॉजिटिविटी की राह पर चले। बहुत हद तक यूथ को एंगेज करने में अलग अलग खित्तों में कामयाबी मिली है। टूरिज्म से रिलेटेड जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देंगे उतना ही ज़्यादा अलग अलग लेवल्स के ऊपर लोग बेनिफिशियरी उसके होंगे। टूरिज्म में बहुत बड़ा बढ़ावा और रोजगार में बढ़ोतरी, अलगाववाद का खात्मा और टेररिज्म का पूरी तरह से खात्मा। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद नई कश्मीर की कहानी बहुत बेहतरीन है। कैमरा पर्सन बीम के साथ मैं सकल भट्ट, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं अब बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां एक गांव के निवासियों को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड का स्वामित्व है, जिससे उन्हें अपनी संपत्तियों को बेचने या कानूनी रूप से पंजीकृत करने से रोका जा रहा है। आइए देखते हैं तमिलनाडु के थिरुचेंदुराई के ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु के थिरुचेंदुराई के किसान राजगोपाल के सामने परेशानी है कि वे अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। राजगोपाल ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया था और अब वो इसे चुकाना चाहते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों और गांव वालों का कहना है कि जैसा कर्जा लेने की उनके सामने मजबूरी थी, वैसी ही मजबूरी अब जमीन बेचने को लेकर है। राजगोपाल चाहकर भी अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं। इसमें दीवार बनकर खड़ा हो गया है तमिलनाडु का वक्फ बोर्ड। Now the people of this village literally live in fear because if you look at my own property or my father's property where he lives, this is a property, I think if I'm right, was first registered in 1917. And the construction started. It's a very old building, and likewise there are so many other buildings which are there, and we have got encumbrance certificates, and some of them have got the encumbrance certificates right from 1950 onwards, immediately after the independence. And in none of the applications which we applied for when they got the encumbrance certificate, there was no mention that this village was part of the Waqf property. Even I had even spoken to the members of the Waqf board. I had spoken to some of the senior officials. They were also surprised, but they gave their own explanation because they had to defend something which cannot be defended. दरअसल थिरुचेंदुराई गांव की पूरी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। अब जमीन बेचने के लिए बोर्ड से एनओसी लेना जरूरी है। दरअसल तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड रजिस्टर में 28 दिसंबर 1956 में थिरुचेंदुराई का पूरा गांव आरकोट के नवाब अनवरुद्दीन खान के अधीन था, लेकिन नवाब ने इसे वक्फ को दान में दे दिया था, जिसके बाद पूरे गांव की जमीन वक्फ के अधीन है। इस्लामी कानून के तहत धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को वक्फ कहा जाता है। वक्फ का स्वामित्व अपरिवर्तनीय हो जाता है और अल्लाह को समर्पित होता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए मुतवल्ली की सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की जाती है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये संपत्ति सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद तीसरी बड़ी संपत्ति किसी एक संस्था के पास है। वक्फ अधिनियम 1995 और इसके 2013 संशोधन का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, लेकिन अधिनियम प्रभावशाली नहीं है, जिसकी तस्दीक करते हैं लगातार सामने आ रहे अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद के मामले। वक्फ के 40,951 मामले न्यायालयों में फिलहाल लंबित हैं। ये वक्फ प्रबंधन की जटिलता है कि मामलों का निपटान नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए एक जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक धर्म की संपत्तियों की रक्षा करके भेदभाव होता है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। भारत के वक्फ की तरह शक्तियां तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों में भी नहीं है। We now are learning that the Prime Minister and the NDA 3 government is going to bring about some amendments, around 40 amendments to the Waqf Board Act, which I think should provide a relief, because all these things happened under the Congress regime. If I'm right, in 1995, when the Waqf Board Act came into existence, and then again in 2012 or 13, when they brought in several amendments which allowed the Waqf Board to enlist any property. उम्मीद है कि वक्फ में सुधार के बाद तमिलनाडु के राजगोपाल जैसी मुश्किल सामने नहीं होगी और लगातार
अनियमितता और अतिक्रमण विवाद के मामलों पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जिसमें सबसे ऊपर है बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश जो है वो इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस अस्थिरता के बीच कल आपको बता दें कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा की गई। बैठक में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में एक शोक प्रस्ताव भी पेश किया गया। साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। राष्ट्रपति की बैठक में मौजूद सभी लोगों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में धैर्य और सहनशीलता बरतने का आग्रह किया गया। लूटपाट और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि किसी भी समुदाय को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले शेख हसीना के भारत रवाना होने पर बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर अजमान ने उनके इस्तीफे की पुष्टि कर दी थी। बांग्लादेशी सैन्य प्रवक्ता कार्यालय के एक बयान के मुताबिक आज से स्थिति को सामान्य करने के उद्देश्य स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्रियों को खोल दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में सोमवार रात से लगा कर्फ्यू स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक ही लागू था और ये फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की ओर से ली गई आपातकालीन बैठक के बाद लिया गया। वहीं बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर अमेरिका ने सभी पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने और हिंसा से बचने का आग्रह किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं और स्थिति पर पैनी नजर भी बनाए हुए हैं। मैथ्यू मिलर ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की घोषणा का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों में हुई हिंसा के संबंध में पारदर्शी जांच की मांग भी उठाई है। We have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully. The United States stands with the people of Bangladesh. We urge all parties to refrain from further violence. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. Violence over the past few weeks and the deaths that have occurred, it is vital that we have full and transparent investigations to ensure accountability for these deaths. We focus on the Bangladeshi people's democratic aspirations and see a path to democratic governance. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि बांग्लादेश के सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। गुटेरेस के उपप्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी राजनीतिक दल, सैन्य अधिकारी और दूसरे महत्वपूर्ण लोग जिसका वर्तमान परिवर्तन में कोई योगदान हो सके, उन्हें मिलकर काम करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे और लोकतांत्रिक रूप से सत्ता परिवर्तन हो। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पेरिस में चल रहे ओलंपिक गेम्स की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज सेमीफाइनल मैच में जर्मनी से भिड़ेगी। वहीं टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर फाइनल का टिकट कटाने की होगी। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। वहीं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे। नीरज चोपड़ा को क्वालिफिकेशन राउंड में ग्रुप बी में रखा गया है। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के किशोर जैनम भी मैदान पर उतरेंगे। ये मैच दोपहर 1:50 पर खेला जाएगा।
और वहीं आज भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम राउंड ऑफ 16 मैच में कोर्ट पर उतरेगी। भारत के हरमीत देसाई, मानव विकास ठक्कर और अचंता शरद कमल की टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। भारत की किरण पहल एथलेटिक्स में महिलाओं की 400 मीटर रेपचेज राउंड में खेलती नजर आएंगी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। विनेश अगर ये मैच जीतती हैं तो वो आज ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले में रिंग में उतरेंगी। आज से 79 साल पहले 1945। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।